सुरेंद्र भाई, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? गैर इस्लामिक ये वक्फ बिल पर स्टैंड क्या है आपका? लेकिन गुस्सा आ रहा है इसलिए चिल्ला रही हूँ। रोजेदार के लिए गुस्सा करना। अरे नहीं, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए। शाजिया प्लीज अब रुकिए, थोड़ी एनर्जी भी बचाइए, अभी डिबेट बाकी है थोड़ी। सुरेंद्र राजपूत बताइए भाई, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है और क्या वाकई मुसलमानों की संपत्ति छीन लेगी सरकार, जैसा आरोप लगा रहा है विपक्ष? मानक भाई, आप हमें छोटी सी एक बात बताओ। आपके पिताजी ने एक मकान बनाया या आपके दादाजी ने बनाया और आप उसके मालिक हो, तब इस चीज में सरकार या कोई भी दूसरे आदमी किसी का भी कोई रोल है? और वो अचानक कहे कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, कह नहीं साहब अब तो इसका तो फैसला, अब ऐसा है ये संपत्ति जो है सरकार की हो गई। ये कोई तरीका है? वक्फ बिल के जरिए हमारी पैतृक संपत्तियों में घुसने की तैयारी कर रही है सरकार। ये खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार का अगला कदम निजी संपत्तियों पर होगा, सारे धर्म के लोगों की, ऐसा हमारा आरोप है। अब आप आ जाइए इस बात पर, आप हमें ये बताइए कि वक्फ का अमेंडमेंट बिल आ क्यों रहा है? तो जवाब मिलता है कि साहब वक्फ के जो अधिकारी बैठे हैं, जो बोर्ड में लोग बैठे हैं, मुतवल्ली जिनको कहते हैं, वो बड़े बेईमान हैं। तो अगर वो बेईमान है तो भैया उनको जेल भेज दो, आप कौन रोक रहा है आपको? लेकिन उन मुतवल्लियों के चक्कर में आप पूरे के पूरी समाज को आप एक कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट दे रहे हो। जो उनकी जमीनें हैं, अभी तो एक तो बात ही गलत है कि 9 लाख हेक्टेयर है या 9 लाख बीघे है या कितनी है, उसमें से 90% 70% से तो ज्यादा जमीन एएसआई के पास है। चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, चाहे वो बाबर का मकबरा हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कोई हो, चाहे वो संभल की मस्जिद हो, चाहे आप हिंदुस्तान में सारी उठा लो, वो सारी की सारी तो एएसआई के पास है, वो वक्फ के पास तो नाम की है। आप इस चीज को देख लीजिए। और जो जमीनें जिन पे बेईमानी जिन लोगों ने कर रखी है, उनकी सच्चाई मानक भाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 साल से सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष एक ही है और पिछले 7 साल से भी वही है, और उसी के ऊपर आरोप है, उसी के खिलाफ वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, और आज की डेट में वही अध्यक्ष भी बना बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो ये जो दोगला रवैया है, दो मुहा रवैया है, इसके खिलाफ है हम लोग ये नहीं कह रहे कि वक्फ पे जो मुतवल्ली बेईमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ वर्तमान कानून में ही तमाम धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तमामों को जेल भेजा जा सकता है, और जिसको जेल भेजना चाहिए वो अध्यक्ष इनका वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से वही काबिज है, जिसके खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी 7 साल पहले से लेकर के 10 साल 12 साल पहले तक, आजम खां के टाइम में, मायावती के टाइम में, सब पूरे धरना प्रदर्शन शासन प्रशासन सब करते थे। तो परिस्थितियां ये हैं आज की डेट में कि किसी की जमीन है, किसी की पर्सनल जमीन है। पर्सनल जमीन में जब तक कोई आदमी शिकायत नहीं कर रहा है तब तक आपकी क्यों शिकायत तो बहुत सारी पड़ी हुई है। दूसरा डीएम कौन होता है? क्या बात करें? हजारों की संख्या में शिकायत पड़ी हुई है ना सर। सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए ना। हम उसको बात जी इनसे बता दीजिए कि वक्फ की जमीन पर्सनल नहीं होती। हाँ शाजिया, 1 बाय 1 उसका मतलब ये वक्फ एक करके दी होती है चैरिटी के लिए। वो मुझे औकाफ का, अरे भाई आप सुनना तो नहीं चाहते ना। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, ओनली सुरेंद्र राजपूत, एक करके शाजिया प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत। यार ये मानक भाई क्या है ये सब? ये इतने कमजोर लोग, इतने कमजोर तर्क हैं इनके पास कि दूसरे के बीच में बोलने की जरूरत, हम तो नहीं बोले ना इनके बीच में। पता नहीं है इसलिए आप मुझे कमजोर बोल रहे हैं। ठीक है नहीं जानते कि आप मूल रूप से बेहूदी बोलिए। अब सुरेंद्र राजपूत आपका टाइम है, आइए मुद्दे पर। बेहूदी हैं आप, आइए मुद्दे पर आइए और बोलिए। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। तो आप मुझे ये चीज है कि पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो वक्फ के मुतवल्ली और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है, उनमें से किसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया? मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं, किसी को नहीं हटाया। जिन बेईमानियों का सहारा लेकर के, हाँ वो बेईमानियां हैं, मैं फिर से कहता हूं, कब्जे हैं लोगों, चलो आप कम से कम ये तो मान रहे हैं बेईमानियां हैं। वो उनको नहीं है, बेईमानियां है ये तो वारिस भी मानेंगे। अगर ये वारिस नहीं मानते तो भी बेईमानी की बात करेंगे। हाँ। सब मानते हैं इस बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब उनके बीच का मामला, जमीन उनकी
मकान उनका, दुकान उनकी, उन्होंने वक्फ की, उन्होंने वक्फ अपने धार्मिक आधार पर की। धार्मिक आधार पर जो वक्फ की है जमीन, उसका यूज गलत हुआ तो वो लोग सजा देंगे, और अगर वो लोग सजा नहीं दे पा रहे, कोई क्रिमिनल एक्ट आ रहा है, तो भारत का संविधान वहां बीच में आता है, उसमें तो कोई दिक्कत अच्छा वाली सुरेंद्र बात भाई, एक नहीं। सेकंड देखिए, मेरी जानकारी थोड़ी कम है इस मामले में, मैं चाहता हूं आप ही थोड़ी बढ़ा दीजिए। आपने कहा ना मौजूदा कानूनों में प्रावधान है कि अगर वक्फ की बोर्ड को कोई किराए पर देता है, कब्जा कर लेता है, तो मौजूदा कानूनों में ही उसे सजा दी जा सकती है। कैसे, जरा मुझे थोड़ा समझा दीजिए, कौन सी धाराएं लगेंगी, जरा बता दीजिए। आप उसका वक्त मैं बताता नहीं, मैं वकील नहीं हूं, तो वारिस भाई बताएंगे, वकील हैं वो, और इसी मामलों के वकील हैं कि कौन सी धाराएं लगेंगी, तो वो बताएंगे। लेकिन भारत का संविधान हमारा बहुत स्पष्ट है, अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, उसमें ना कोई किसी चीज की कोई दिक्कत होती है। सुरेंद्र भाई, बेईमानी की परिभाषा भी होनी चाहिए ना, आपको भी पता है बेईमानी की परिभाषा नॉर्मल लॉ में कहां से आएगी, बताइए। मैं बताता हूं बेईमानी, सुन लीजिए, बेईमानी की परिभाषा तो सीधे सीधे से यह है कि आपने किसी की जमीन, जो वक्फ की जमीन है, जो किसी धर्म के कार्य के लिए जमीन है, उसको आपने बेच दिया। वो जो मुतवल्ली हैं और वो जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो बेईमान हैं, मैं फिर से कहता हूं, उन लोगों ने बेच दी जमीन फ्रॉड पेपर करके। वो तो केस 420 में चलेगा ना, आप बात समझिए, वो केस 420 में चलेगा। यहां पर हमारी प्रॉब्लम जानते क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि जमीन आपकी, मकान आपका, दुकान आपका, आपने धर्म को दी। मान लीजिए हिंदुओं में आपने धर्म को, आपने मंदिर को दी, उसमें सरकार कहां से क्यों आ रही है? क्यों गैर मुस्लिम सदस्य को ला रही है? क्यों डीएम को उसका मालिक बना रही है? और अगर ये सब चीजें नहीं है तो 44 से ज्यादा डिस्टेंट नोट हमने दिए वक्फ बोर्ड के बिल में, जगदंबिका पाल की कमेटी को, उनको सारों को हमारे यहां से किनारे कर दिया। हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आए, चर्चा हो, उस चर्चा में जो डिसिडेंट्स नोट है, डिसेंट्स नोट्स हैं हमारे, उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 44 से ज्यादा है और सारे विपक्षी दलों अब तो कर लिया शायद, उनको आप शामिल नहीं करते। अब तो वो कह रहे हैं सारे डिसेंट नोट भेजे नहीं किया सर, रिपोर्ट के साथ। मैं झूठ, जगदंबिका पाल झूठ बोल रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जगदंबिका पाल झूठ बोल रहे हैं। तो आप इस बिल के पक्ष में हैं या नहीं, ये बताइए ना, थोड़ा बड़ी तस्वीर भी तो बताइए। मैं जब तक ये 44 डिसेंट नोट अगर आ जाएंगे तो ये बिल पास होगा, और अगर 44 डिसेंट नोट इसमें नहीं शामिल होंगे तो ये बिल पास नहीं होगा। अच्छा, आप क्या बदलाव चाह रहे हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए, छोटे में क्या बदलाव चाह रहे हैं बिल में आप? वो बदलाव में पहली चीज तो यह है कि डीएम उसका मालिक नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि उसमें क्या नाम, गैर मजहबी कोई आदमी क्या नाम उसमें सदस्य नहीं बनेगा। इस तरीके के 44 डिसेंट नोट से अगर आप चाहेंगे तो लंबे, तो डीएम नहीं होगा तो कौन बनेगा फिर? मैं भेज दूंगा। डीएम की जगह किसके हाथ में पावर देना चाह रहे हैं आप? ये डीएम की जगह पे आप कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए, उस बॉडी में उनके लोग शामिल हो जिनकी जमीनें हैं, जिनकी जमीनें हैं उनके लोग शामिल हो, और वो लोग डिसाइड करें। आप किसी आदमी को अच्छा, मतलब छीनना क्यों चाहते हैं? आज के डेट में आप वक्त के, अच्छा ठीक है, वक्त की जमीन, ठीक है, ओके, ऑलराइट। मतलब सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं, शाजिया वन सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। अब शुभ्रस्ता और राजकुमार भाटी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं एक और बॉडी बना दीजिए, संवैधानिक बॉडी बना दीजिए, लेकिन डीएम के हाथ में पावर नहीं है। शुभ्रस्ता